साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के मामलों में सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली तीस्ता सितलवाड़ की गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कैसे बढ़ी तीस्ता सितलवाड़ की मुश्किलें, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। 2002 दंगों के बाद गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी तीस्ता सितलवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया। बीते साल सितंबर 2022 में कोर्ट ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट अप्रोच करने को कहा था। शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने तीस्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके वकील ने अगले 30 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति देसाई की बेंच ने उनके इस अनुरोध को खारिज करते हुए उनको तुरंत सरेंडर करने को कहा। तीस्ता को बीते साल 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीस्ता पर आरोप है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रची और इसके लिए सबूतों से छेड़छाड़ भी की और उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन पर ये एफआईआर अहमदाबाद ब्यूरो ने दर्ज कराई थी और इसके बाद उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के बाद 2 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 26 बस यात्रियों की मौत हो गई। बस में कुल 33 लोग सवार थे, जिसमें 7 घायल हैं। घायलों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। कैसे हुआ हादसा, क्या है ड्राइवर का कहना, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले सिंदखेड राजा शहर के पास हुए दर्दनाक बस हादसे में 26 यात्रियों की जान चली गई। यह हादसा समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यहां सिटी लिंक ट्रैवल्स की लग्जरी बस नागपुर से मुंबई जा रही थी। बस का एक्सीडेंट होने के बाद उसमें आग लग गई। देखते ही देखते बस धधकने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक 26 लोगों की जान चली गई थी। बुल्ढाना एसपी सुनील कडासन ने कहा कि बस में कुल 33 लोग सवार थे, जिनमें से 26 की मौत हो गई, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समृद्धि एक्सप्रेस वे पर जा रही बस का टायर फट गया था, जिसके बाद वह खंभे और डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद पलटी तो उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाना बस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में लगभग हर राज्य और विभिन्न शहरों में रेलवे की व्यवस्था है। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे चलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन के बारे में जहां लगभग हर समय रेल गुजरती है? क्या आपको इस स्टेशन का नाम पता है? जानने के लिए देखिए यह अंदर की बात। भारत में जब किसी को लंबा सफर तय करना होता है तो अधिकतर लोग ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। रेल लंबी दूरी तय करने के लिए सस्ता और तेज यातायात का साधन है। रेल को दुर्गम इलाकों तक भी पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। मथुरा रेलवे जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। इस रेलवे स्टेशन पर आपको 24 घंटे रेल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ से कई ट्रेन जाती है। राजधानी दिल्ली से दक्षिण की तरफ जाने वाली हर ट्रेन लगभग इस रेलवे से होकर गुजरती है। इसके अलावा कश्मीर या कन्याकुमारी जाने वाले यात्री भी मथुरा रेलवे जंक्शन से रेल पकड़ते हैं। इतना ही नहीं, मथुरा रेलवे जंक्शन से यूपी और राजस्थान के साथ अन्य राज्यों के लिए भी रेल जाती है। सन 1875 में मथुरा जंक्शन पर पहली बार रेल चलाई गई। इस रेलवे स्टेशन से 7 रूट के लिए रेल चलती है, जिसमें पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण लगभग सभी दिशाएं शामिल है। आप इस रेलवे स्टेशन की व्यस्तता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के लिए ट्रेन मथुरा जंक्शन से होकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर चल रहा है। इसके तहत कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह की फोटो के साथ
फोन पे का लोगो लगाकर एक तंज भरा पोस्टर लगाया था। अब इसके बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जता दी। देखिए सियासी रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जारी पोस्टर वार में डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे की भी एंट्री हो गई है। कंपनी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में फोन पे का लोगो इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। कंपनी ने कांग्रेस को कानूनी एक्शन की चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को टैग भी किया है। फोन पे ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोई भी तीसरा पक्ष इसके ब्रांड लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वह राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक। कंपनी का कहना है कि हम किसी राजनीतिक अभियान या पार्टी से जुड़े नहीं हैं। फोन पे लोगो हमारी कंपनी का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। फोन पे के बौद्धिक संपदा अधिकारों का कोई भी अनधिकृत उपयोग कानूनी कार्यवाही को आमंत्रित करेगा। शिवराज के हमले के बाद भाजपा ने कमलनाथ पर उनके स्टाइल में ही जवाबी हमला किया। इसमें से एक पोस्टर में शिवराज नहीं, घोटाला राज लिखा हुआ था। वहीं दूसरे पोस्टर में शिवराज के 18 साल के घपले और घोटालों का भी जिक्र किया गया था। इसी वजह से कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए राजधानी भोपाल में पोस्टर लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। आज से प्रभावी हुए विलय के बाद HDFC बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे मूल्यवान फर्म बन गया है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इसके वैल्यू के मामले में TCS को पीछे छोड़ दिया है। HDFC बैंक में क्या क्या होंगे बदलाव, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। 1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का विलय हो गया है। इसके साथ ही अब HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे वैल्यूएबल बैंक बन गया है। 30 जून को हुई बोर्ड की बैठक में इस मर्जर को अंतिम मुहर लगा दी गई थी। विलय के बाद मैनेजमेंट से लेकर वैल्यूएशन में कई बड़े बदलाव दिखेंगे। HDFC ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारेख ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शशिर जगदीशन के ऊपर उनकी जिम्मेदारी आ गई है। HDFC बैंक HDFC लिमिटेड के मर्ज के बाद जहां यह बैंक दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है, तो वहीं देश में दूसरी सबसे मूल्यवान फर्म बन गया है। दरअसल अब HDFC बैंक ने मार्केट कैप के लिहाज से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पीछे छोड़ दिया है और दूसरे पायदान पर पहुंच गया। इस मामले में देश की सबसे वैल्यूएबल फर्म मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दीपक पारेख के पद छोड़ने के बाद HDFC ग्रुप के नए लीडर शशि जगदीशन उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। HDFC की स्थापना दिवंगत हसमुख भाई या HT पारेख द्वारा की गई थी। अब शशि जगदीशन की बारी है कि वे अपना रास्ता खुद बनाए और HDFC समूह की विरासत पर एक स्थायी छाप छोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राजगढ़ जिले में कथा का कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने दरबार लगाया। इस दौरान बाबा ने कहा कि जिन्हें प्रेत बाधा है वह अपनी मुट्ठी बांध ले। इसके बाद बाबा ने मंत्र का उच्चारण किया तो 8 से 10 महिलाएं बाल खोलकर अजीब सी आवाज निकालने लगी और पंडाल में आकर झूमने लगी। फिर क्या हुआ, देखते हैं यह रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इसी दौरान बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। दरबार में बाबा ने भूत प्रेत बाधाओं वाले लोगों को बुलाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच कई लोग अजीब सी आवाजें निकालते हुए इधर उधर भागने लगे। बाबा ने मंत्र पढ़े और लोगों को भभूत दी। दरबार के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से आह्वान किया कि जिनको भूत प्रेत की बाधा है वह अपनी मुट्ठी बांध ले। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ओम हीम राम राम का मंत्र उच्चारण करने लगे। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तो कई महिलाएं अपने बाल खोलकर पंडाल में आकर नाचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिलाएं सुरक्षा के लिए लगाए गए मंच के पास बैरिकेडिंग को भी धक्का देने लगी। साथ ही हाहू की आवाजें निकालते हुए इधर उधर दौड़ती रही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भूत को फायर कर दो और इनको जंजीरों में जकड़ लिया जाए और बाबा ने सोटा घुमाया और मंत्र जाप करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज सेना पहुंचेगी, इन रोगियों पर बुरी शक्तियां है, उन पर मार लगेगी। इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से भभूत लेने को कहा। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम 26 जून से 28 जून तक निर्धारित था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है। सत्र में क्या आ सकता है UCC बिल, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होगा।
संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसीपीए की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तारीख पर फैसला हुआ। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा, संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाला इस सत्र में कुल 17 बैठक होगी। मानसून सत्र में मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। पीएम मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए गए बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई है। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि जब घर में 2 कानून होने से घर नहीं चल सकता तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने जा रही है। ये बैठक 10 जनपद पर बुलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। गदर 2 फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने गदर 2 का प्रमोशन भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए अमीषा ने चादर चढ़ाकर सजदा किया। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही कई यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले अमीषा मुंबई की माहिम दरगाह पहुंची, जहां एक्ट्रेस ने चादर चढ़ाकर सजदा किया। इसी दौरान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अमीषा ब्लैक अनारकली सलवार सूट में नजर आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही कई यूजर्स इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अमीषा के इस वीडियो पर जहां कुछ लोगों ने समर्थन किया, वहीं कई लोगों ने उनके दरगाह जाने पर आपत्ति जताई है। कई लोगों ने तो फिल्म को बॉयकॉट करने की भी मांग की है। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, भारत में मंदिरों की कमी हो गई है क्या? हिंदू होकर ये सब करती है, बहुत गलत है। अब फिल्म आने वाली होती है तो उन्हें मंदिर और दरगाह याद आते हैं। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। ये 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर 1 प्रेम कथा की सीक्वल है। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा है। ये गदर के पहले पार्ट के डायरेक्टर भी थे। फिल्म में सनी, अमीषा के साथ उत्कर्ष शर्मा भी लीड रोल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।